हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, जेएसएससी लैब असिस्टेंट के फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ को। हम लोग जानेंगे कि कूलम्स लॉ क्या कहता है, ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या है और इनको जो है किस तरह से डिराइव किया गया है, ठीक है, इनका एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है। लैब असिस्टेंट, जेएसएससी के जो लैब असिस्टेंट है, इसके फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ, ठीक है। तो इसके सिलेबस में कूलम्स लॉ को इंक्लूड किया गया है। तो आज के इस क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ के बारे में देखने से पहले हम लोग जान लें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मगर यहाँ पर हम लोग जानेंगे एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एक आता है स्टैटिक और दूसरा आता है डायनेमिक, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो आपको पता होगा कि इन दोनों में जो है कि करंट जनरेट हो जाता है, करंट उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने हेयर में कॉम्ब को जो है ये रगड़ते हैं तो क्या होता है, आप पाते हैं कि वहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। अब आ जाता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी ही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। जब एक कंडक्टर या सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कहते हैं हम लोग कि ये डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग जानते हैं जनरली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के रूप में हम लोग डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को ही जानते हैं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद चार्जेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चार्जेस जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्जेस और दूसरा होता है नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये दो तरह के चार्जेस होता है। अब क्या हो रहा है ना कि कई बहुत समय पहले से ही इनके बारे में पता था, लोग जो है इसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है ये जनरेट होना, इसके बारे में लोगों को पता चला था कि जब हम लोग जो है बाल में कंघी को रगड़ते हैं या इस तरह से और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, एक चार्ज जनरेट हो जाता है वहाँ पर। तो इसके बारे में लोगों को बहुत पहले से पता था। तो इसके बारे में ये भी पता चल रहा था कि इन दोनों के बीच जो है एक फोर्स होता है, क्योंकि ये जो है कभी अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, तो ये एक फोर्स होता है। तो ये चीज़ जानने का प्रयास बहुत दिन से हो रहा था, सालों से हो रहा था कि इन दोनों फोर्स के बीच जो है, इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स जनरेट होता है ये फोर्स कितना होता है, ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी के क्रम में कर्नल चार्ल्स कूलम, जो कि फ्रेंच आर्मी इंजीनियर्स में एक ऑफिसर थे, ठीक है। कर्नल चार्ल्स कूलम कौन थे? तो फ्रेंच आर्मी इंजीनियर्स में एक ऑफिसर थे और इन्होंने जो है इसके बारे में अपना लॉ दिया, अपना सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ के रूप में हम लोग जानते हैं। इन्होंने क्या किया, ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए टू डिटरमाइन क्वांटिटेटिवली द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ स्टैटिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दो चीज़ों को जिनमें स्टैटिक चार्ज हो, इलेक्ट्रिसिटी का स्टैटिक चार्ज हो, भले ही वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो या प्लस माइनस हो, इस तरह के जो है इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया और ये जानने का प्रयास किया कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होता है, ठीक है, जो फोर्स एक्सर्टेड होता है ये कितना होता है, ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है। तो ये जानने के लिए चार्ल्स कूलम ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। रिजल्ट क्या आया? फाइनली जो है एक रिजल्ट बनकर आया, एक जो लॉ हम लोग के सामने आया और वो लॉ क्या कहलाता है? कूलम्स लॉ कहलाता है, जो कि कहता है द फोर्स बिटवीन टू वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स in a vacuum of free space by a distance which is large compared to their size is proportional to the charge on each and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। इनका कहना है कि दो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हम लोग लें, अगर हम लोग दो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लें, ठीक है, दो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लें जो कि एक दूसरे के साइज के जो कि अपने साइज के मुकाबले एक दूसरे से बहुत ही अधिक डिस्टेंस पर हो। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये कैपिटल आर है, ठीक है, एक दूसरे के साइज के कंपैरिजन में बहुत अधिक
डिस्टेंस में हो, तो इन दोनों का जो फोर्स है, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा ये प्रोपोर्शनल टू द चार्ज होगा। ठीक है, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा। इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो इन दोनों के बीच जो चार्ज होगा वो होगा Q1 इंटू Q2। ठीक है, यानी कि ये चार्ज Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, तो इसके आर के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फाइनली जो है हम लोगों को जो रिजल्ट आता है वो होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, ये इसके इसके फलस्वरूप जो है ये निकल कर सामने आया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कहा जा रहा है कि चार्जेस ऑफ सेम पोलैरिटी रिपेल वन अनदर। ठीक है, जो अगर सेम पोलैरिटी के चार्जेस हों, अगर दो चार्ज पॉजिटिव हों, दोनों पॉजिटिव हों तब, या दो चार्ज नेगेटिव हों, यानी कि सेम पोलैरिटी के चार्जेस हों, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हों तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि चार्जेस ऑफ सेम पोलैरिटी रिपेल वन अनदर एंड दैट ऑफ ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। कहा जा रहा है द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एज शॉन इन फिगर। ठीक है, ये जो फिगर दिख रहा है, या चाहे तो ये फिगर जो दिख रहा है या तो ये फिगर जो दिख रहा है, इसमें से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होगा, तो ये फोर्स क्या होगा, तो तीन चीज बताया जा रहा है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। ठीक है, फोर्स जो है वो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये जो है 1/r स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये एक चीज और पर डिपेंड करेगा जो कि है मीडियम। एक और क्या चीज पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा, जिसमें ये Q1 Q2 चार्जेस है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो सबसे पहले देखा वो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ कहा जा रहा है कि वैक्यूम और फ्री स्पेस की बात हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू के, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, वहाँ पर Q1 Q2 क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं या नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, या तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं। आर जो है सेपरेशन बिटवीन देम है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग फोर्स ज्ञात कर रहे हैं, फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये, अगर इन दोनों के बीच, दो चार्जेस के बीच हम लोग फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो Q1 और Q2 का वैल्यू जो है ये यहाँ पर पहले लिखना होगा। F इज इक्वल टू क्या करना होगा, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर D डिस्टेंस है तो D, या तो हम लोग यहाँ R लिए हैं तो R स्क्वायर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब जाएगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर आएगा जो कि है यहाँ पर K। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जिसे कूलम ने ज्ञात किया वो है F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर Q1 Q2 चार्जेस है, R जो है सेपरेशन बिटवीन देम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, K जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसका अपना वैल्यू भी है। ठीक है, तो K का वैल्यू आपको याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है K का वैल्यू, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस का परमिटिविटी है। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और एप्सिलॉन नॉट का जो है वैल्यू ये क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद रखना होगा कि 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड पर मीटर। ठीक है, ऐसा ही यूनिट में हम लोग क्या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड पर मीटर। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/36 पाई इंटू 10 टू द पावर -19 फैरेड पर
मीटर। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/36 पाई इंटू 10⁻⁻19 फैरेड पर मीटर, जिसका वैल्यू हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, जो कि एसआई यूनिट में है। क्लियर है, ठीक है। तो एफ जो फोर्स इन्होंने ज्ञात किया था, दोनों के दो चार्जेस के बीच जो फोर्स इन्होंने ज्ञात किया था कूलम ने, वो था एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर Q1 Q2 जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं, आर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही है कूलम्स लॉ। आज के इस क्लास में हमने कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया है। अगला जो क्लास होगा हमारा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।